आई एम बैक स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी दिनों तक मैंने लेक्चर्स अपलोड नहीं किए थे प्रॉब्लम्स की वजह से। आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ क्लास 10 का लेक्चर लेकर, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, यूनिट नंबर 12। कॉपी खोलो और मेरे साथ देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो चलो, हाँ, एक अनाउंसमेंट है। क्लास 3 से लेकर क्लास 10 तक मैं आपको पढ़ाऊँगा। मतलब जो भी क्लास 3 में है, क्लास 4 में है, क्लास 5 में, उनको बता दो कि आज से आपको सर अनीस मतलब पढ़ाएगा ऑनलाइन यूट्यूब पर। मेरी ये कोशिश होगी 100% के 99.9% के लाइव लेक्चर चलाऊँ, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो क्वेश्चन भी पूछ सकें और मैं उनका आंसर भी दे सकूँ। जैसे मैं अभी आपको ये लेक्चर अपलोड कर लूँगा तो आप क्वेश्चन करेंगे, तो उसके लिए मुझे दूसरा वीडियो बनाना पड़ेगा। जबकि अगर लाइव लेक्चर होगा तो उसमें अगर आप सवाल पूछेंगे तो उसी वीडियो में आपको जवाब भी मिल जाएगा। ये इसमें एक प्रॉपर्टी है बहुत अच्छी लाइव लेक्चर। तो चलो इलेक्ट्रो मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रो का मतलब होता है भाई चार्ज। कोई मुझे बताएगा चार्ज क्या होती है? चार्ज इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। चार्ज इज द बेसिक बिहेवियर ऑफ मैटर। मैटर की बेसिक बिहेवियर्स होती है। जैसे आपके बिहेवियर्स होते हैं, अगर आपके बिहेवियर्स अच्छे होते हैं तो लोग आपसे अट्रैक्ट होते हैं, अगर आपके बिहेवियर्स अच्छे नहीं होते तो लोग आपसे दूर भागते हैं। ऐसे ही चार्ज भी मैटर की एक प्रॉपर्टी है। चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। तो चलो, चार्ज दो किस्म की होती है। एक होती है पॉजिटिव और दूसरी होती है नेगेटिव। एक होती है पॉजिटिव और दूसरी होती है नेगेटिव। अब सुनो, पॉजिटिव जो चार्ज है वो किस में होती है? अरे भाई, ये कौन सा सवाल है? पॉजिटिव चार्ज किस में होती है? पॉजिटिव चार्ज होती है प्रोटॉन में। और नेगेटिव चार्ज किस में होगी? अब अंडरस्टूड है, इलेक्ट्रॉन में ही होगी। ठीक है, आपने बता दिया कि पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन में, तो बताओ कितनी होगी? उसका मिकदार कितना होगा, मैग्नीट्यूड कितना होगा? हाँ, वो होगा 1.602 × 10⁻⁻19 कूलम। बताओ कितना था? नहीं याद हुआ? याद कर लो, 1.602 × 10⁻⁻19 कूलम। अब बताओगे? 3 बार इसको रिपीट करो, याद हो जाएगा। अब बताओ इलेक्ट्रॉन की कितनी चार्ज होगी? वो भी 1.602 × 10⁻⁻19 कॉलम। अब आप सोच रहे होंगे कॉलम का क्या मतलब है? अरे कॉलम जो है वो यूनिट है चार्ज का। मैंने कहा चार्ज जो है वो दो किस्म की होती है, पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज जो है वो प्रोटॉन में होती है। अब चार्ज क्या है? चार्ज मैंने आपको बताया, चार्ज का यूनिट क्या है? वो है कॉलम। सही है, चार्ज का यूनिट है कॉलम। अब देखो, प्रोटॉन में भी 1.602 × 10⁻⁻19 कूलम, इलेक्ट्रॉन में भी 1.602 × 10⁻⁻19 कूलम। मतलब मैग्नीट्यूड दोनों चार्जेस का सेम है, लेकिन फर्क क्या है? फर्क यह है कि प्रोटॉन जो है उसमें पॉजिटिव है और इसमें नेगेटिव, मतलब अपोजिट चार्जेस है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन साइन डिफरेंट है। प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज है। ठीक है। अब दूसरी काम की बात यह है कि जो प्रोटॉन है, पॉजिटिव चार्ज है, उसकी फील्ड लाइंस आउटवर्ड डायरेक्शन में जूम ऐसे, और इसकी भी ऐसे बाएं, ऐसे बाएं। इसका मतलब क्या है? मतलब कि ये फॉर एग्जांपल एक प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, मैं इसके करीब कोई दूसरी चार्ज लेकर आता हूँ। जो दूसरी चार्ज होती है ना,
इस प्रोटॉन की, इस चार्ज की, अज्यूम करो, थोड़ा इस पर सोचो कि मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज, हाइपोथेसिस अपना दिमाग इस्तेमाल करो, मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज, इस पॉजिटिव चार्ज के करीब मैं दूसरी चार्ज लेकर आता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं ये देखना चाहता हूँ कि इस पॉजिटिव चार्ज की स्ट्रेंथ कितनी है। क्या मैं अगर इसके करीब कोई चीज़ लेके आता हूँ तो क्या इसको अट्रैक्ट करती है या धकेल देती है? तो मैं क्या करता हूँ, एक दूसरी चार्ज जिसका नाम है टेस्ट चार्ज, मतलब इस चार्ज को टेस्ट करने के लिए दूसरी चार्ज इसके करीब जैसे लेके आता हूँ तो वो क्या करती है, ये क्या करती है, चार्ज इसको दूर धकेल देती है। मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज क्या करती है, धकेल देती है अवे फ्रॉम इटसेल्फ। इसकी जो फील्ड लाइंस है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में, आउटवर्ड डायरेक्शन में मतलब बाहर धकेल देती है। कोई भी चीज़ इसके सामने आती है तो इसको धकेल देती है। अब इसके करीब कैसे जाना होगा? रॉकेट जैसे सोचो, ज़मीन से दूर जाना हो तो हम आसानी से नहीं जा सकते क्योंकि ज़मीन हमको अट्रैक्ट करती है, और जबकि ये क्या करता है, ये हमें क्या करता है, धकेलता है, जाओ निकलो निकलो ऐसे। और जबकि अगर हम ज़मीन से निकलेंगे ना, ज़मीन ऐसे नहीं कहेगी, ज़मीन जाने ही नहीं देगी, ज़मीन कहेगी नहीं जाओ, ज़मीन हमसे इतना प्यार करती है, सही है ना। अगर हम इलेक्ट्रॉन को देखें, नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज क्या करती है, नेगेटिव चार्ज हमको खींचती है, अपने आप की तरफ बुलाती है। मतलब अगर हम इसके करीब भी जाएंगे ना तो ये हमको खींच लेगी, इलेक्ट्रॉन हमें खींच लेगा, सही है। तो ये बात याद रख लो कि पॉजिटिव और पॉजिटिव जो चार्जेस हैं वो एक दूसरे को धकेलती है, एक दूसरे से दूर भागती है। नेगेटिव और नेगेटिव एक दूसरे से दूर भागती है, मतलब सिमिलर चार्जेस, एक जैसी चार्जेस एक दूसरे से दूर भागती है। और जबकि डिसिमिलर चार्जेस हो, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, सही है। तो पॉजिटिव चार्ज की फील्ड लाइंस आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है, नेगेटिव की फील्ड लाइंस इनवर्ड डायरेक्शन में होती है। मतलब अगर कोई चार्ज, टेस्ट चार्ज इसके करीब ले आएंगे ना तो नेगेटिव चार्ज इसको अपने आप की तरफ अट्रैक्ट करेंगे, सही है। नेगेटिव चार्ज टेस्ट चार्ज को अपने आप की तरफ अट्रैक्ट करेगी और पॉजिटिव चार्ज इसको दूर निकालेगी। ये बात समझ में आई? उसके बाद है मैग्नेट। अभी मैं आपको इंट्रो दे रहा हूँ, जो स्टूडेंट्स बेसिक लेवल में उसकी लेवल एडवांस करके मैं आपको कोशिश करूँगा सही तरीके से समझाऊँ। मैग्नेट की प्रॉपर्टी होती है मैग्नेटिक पोलैरिटी। पोलैरिटी मतलब इसके दो पोल होते हैं, एक साउथ पोल और दूसरा नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अगर हम चाहें कि इस मैग्नेट को आधा कर दें तो क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया, इसको कट कर लिया तो ये क्या सिर्फ नॉर्थ में रहेगा? नहीं, ये ऑटोमेटिकली नॉर्थ जो है वो नॉर्थ और साउथ में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो साउथ था ये साउथ भी नॉर्थ और साउथ में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं इसको भी काटूंगा तो ऐसे मैं एक मैग्नेट को 1000 बार काटूं, उसके 1000 टुकड़े जो होंगे वो नॉर्थ साउथ में कन्वर्ट होते जाएंगे। मतलब कोई भी ऐसा मैग्नेट दुनिया में नहीं है जो सिर्फ नॉर्थ में हो या सिर्फ साउथ में हो। मतलब हर मैग्नेट जो है उसके पास दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल और दूसरा साउथ पोल, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मैग्नेटिक पोलैरिटी। इसको हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक पोलैरिटी। नॉर्थ और साउथ, याद रखो कि नॉर्थ जो है उसकी फील्ड लाइन क्या होती है? अपवर्ड डायरेक्शन, मतलब अवे फ्रॉम इटसेल्फ। ये भी ऐसे एक प्रोटॉन की तरह है, ये क्या कहता है? निकल जाओ,
जबकि जब भी कोई चीज़ इसके सामने आती है, जब मैग्नेट, तो क्या करता है, इसको अवे फ्रॉम इटसेल्फ, इसकी फील्ड लाइंस बाहर होती है, मतलब धकेल देती है इसकी फील्ड लाइंस। फील्ड लाइंस में क्या होता है, फील्ड लाइंस एक इमेजिनरी, फील्ड लाइंस जो है वो रियल होती है, फील्ड रियल होती है, लेकिन लाइंस जो है वो इमेजिनरी होती है। मैंने क्या कहा, ये जो फील्ड है वो रियल होती है, लेकिन लाइंस जो है वो क्या आपने कभी देखी है, नहीं देखी, तो लाइंस इमेजिनरी होती है। तो लाइंस क्या जाहिर करती है, लाइंस जाहिर करती है फोर्सेस को, फोर्स, सही है, फोर्स। एक फोर्स होता है धकेलने वाला और दूसरा खींचने वाला, पुलिंग फोर्स और दूसरा अट्रैक्टिंग फोर्स। तो ये कौन सा होता है, एक पुलिंग फोर्स और दूसरा अट्रैक्टिंग फोर्स। पुलिंग मतलब धकेलना और अट्रैक्टिंग मतलब खींचना, ये आपको पता है। तो नॉर्थ पोल क्या करता है, धकेलता है, पुल करता है, पुश करता है। एक होता है पुलिंग फोर्स मतलब खींचना, सॉरी, एक होता है पुलिंग फोर्स मतलब खींचना और दूसरा होता है पुशिंग फोर्स मतलब धकेलना। तो ये जो नॉर्थ है और प्रोटॉन है वो क्या करते हैं, पुश करते हैं, सही है, जबकि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है, अपने आप की तरफ पुल करता है, ये पुश करता है, तो दूर निकलो। और साउथ पोल जो है, साउथ पोल, उसकी फील्ड लाइन टुवर्ड सेल्फ होती है, तो ये अपने आप की तरफ खींचता है। अगर हम ऐसा करें, पॉजिटिव और नेगेटिव की फील्ड लाइंस बनाएं, ये आइसोलेटेड में था, मैं क्या करता हूँ, कंबाइंड सिस्टम बनाता हूँ। पॉजिटिव की फील्ड लाइंस और नेगेटिव की फील्ड लाइंस, ऐसे पॉजिटिव की फील्ड लाइंस आउटवर्ड और नेगेटिव की इनवर्ड, और पॉजिटिव की तरफ पॉजिटिव से आउटवर्ड। समझ में आया? ऐसे अगर मैं नॉर्थ और साउथ पोल की फील्ड लाइंस बनाऊं तो कैसे बनेगी, ये है नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ऐसे फील्ड लाइंस होगी, नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ जाएगी, नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ जाएगी। ये फील्ड लाइन से ये क्या जाहिर करती है, फोर्स को जाहिर करती है। समझ में आया? तो अब तीसरा जो लफ्ज है वो है स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम का मतलब होता है निशान, निशान। जैसे फॉर एग्जांपल कोई चीज यहाँ से गुजर गई, कोई चीज इस रास्ते से गुजर गई, तो सभी लोगों ने सोचा कि वो चीज क्या थी, वो चीज क्या थी। तो सभी ने अपना अपना अंदाजा लगाया, सभी ने कहा कि इसमें ये कोई चीज ऐसी है जिसके पास कोई पाँव नहीं है। तो सभी ने यकीन कर लिया कि ये सांप ही है, क्योंकि उसके पास पाँव नहीं होते। ठीक है, तो हमको कैसे पता चला कि ये स्नेक है, सांप है? ये निशान की वजह से, हमें उसके निशान मिले, निशान से हमने अंदाजा लगाया कि जरूर सांप ही होगा। ऐसे ही हम वेव्स के बारे में पढ़ते हैं। वेव्स मतलब लहरें। जैसे अगर आप पानी की लहरें देखते हैं, वो भी एक लहरें होती है, जैसे आवाज़ की लहरें, सही है, ऐसे ये लहरें होती हैं। लहरों का भी किस्म होता है। एक वो लहरें होती है जिनको किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, सहारे की ज़रूरत होती है कि वो सफ़र कर सके। और एक वेव ऐसी होती है, लहरें ऐसी होती है जिनको किसी भी सहारे की चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, वो ऐसे ही ट्रैवल कर सकती है। वो बताओ कौन सी होती है? वो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ना, उनको मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। ज़रा सोचो, सूरज से यहाँ तक रोशनी आती है, सूरज कितना दूर है हमसे, तो उसकी रोशनी यहाँ पर आती है क्योंकि रोशनी को मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। मतलब उसको ना हवा की ज़रूरत होती है, ना पानी की, ना किसी चीज़ की। सही है, रोशनी को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती।
गामा रेज है, एक्स रेज है, यूवी रेज है, इनको मैं मिटाता हूँ। देखो स्पेक्ट्रम एक गामा रेज है, गामा वेव, एक्स वेव, यूवी वेव और विजिबल लाइट, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड रेज, इंफ्रारेड, इंफ्रा लिखकर फिर रेड लिखना, वेव्स और फिर माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स। सही है, माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स। सही है, ये वेव्स है। इन वेव्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिनको मीडियम की जरूरत नहीं होती, ये बिना मीडियम के ट्रैवल कर सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखो रोशनी या गामा वेव्स, अगर इनके पास किसी भी चीज, कोई भी चीज इसको अगर हम ना भी दें ना तो ये ट्रैवल कर सकेंगे, मतलब ये वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकते हैं। ऐसे करें कि इस रूम से हवा सारी निकाल दें तो ये ट्रैवल कर सकेंगे, लेकिन अगर हम यहाँ से हवा निकाल दें और हम बात करें ना तो हमारा आवाज जो है वो आप तक नहीं पहुँच सकेगा। अज्यूम करो आप मेरे सामने खड़े हैं और मैं भी यहाँ पर हूँ, मैं क्या करता हूँ, इस रूम से हवा निकाल देता हूँ। आप सांस तो नहीं ले सकेंगे लेकिन कुछ देर तक तो ले सकेंगे ना। क्या करता हूँ, मैं आपसे बात करता हूँ, हेलो हेलो, क्या आपको आवाज़ में सुनाई दे रहा है? आप कहेंगे नहीं, आपको आवाज़ सुनाई नहीं देगा क्योंकि यहाँ पर हवा ही नहीं होगी ना। आवाज़ को ट्रैवल करने के लिए, सफ़र करने के लिए मीडियम की ज़रूरत है। मीडियम की मतलब किसी ना किसी चीज़ की ज़रूरत है, हवा की या सॉलिड की, सॉलिड कोई भी, लोहा हो, कोई भी सॉलिड हो, लिक्विड हो, पानी हो, तो उसके ज़रिए ये ट्रैवल करेगा। लेकिन लाइट, अगर यहाँ से हवा निकाल दें, हवा जो है कमरे से, इस रूम से निकाल दें ना, तब भी ये जो लाइट है वो ट्रैवल कर सकेगी। मतलब ये साबित हुआ कि लाइट को मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। तो अगर आप यहाँ देखें, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, गामा रेज, एक्स वेव्स, यूवी वेव्स, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड वेव्स, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, इनको मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, ये बिना मीडियम के ट्रैवल कर सकती है। ठीक है, अब इन वेव्स को क्या किया गया है, इन वेव्स को एक सीक्वेंस में रखा गया है, एक सीक्वेंस में रखा गया है, इंक्रीजिंग एनर्जी के हिसाब से, बढ़ती एनर्जी के हिसाब से और कम एनर्जी के हिसाब से, ताकि हम इनकी एनर्जी सही तरीके से हम समझ सकें। जैसे आप देखो फॉर एग्जाम्पल गामा वेव्स है, गामा वेव से अगर हम रेडियो वेव्स की तरफ जाएंगे ना, गामा वेव्स, एक्स वेव्स, यूवी वेव्स, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड वेव्स, माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स, तो एनर्जी जो है वो कम होती जाएगी। जैसे जैसे हम गामा वेव से रेडियो वेव जाएंगे तो एनर्जी कम होती जाएगी। कैसे पता चला? गामा वेव से रेडियो वेव, आपने यूनिट नंबर 1 वेव्स पढ़ा होगा, जिसमें आपने मैकेनिकल वेव्स और नॉन मैकेनिकल वेव्स पढ़ा होगा, और कौन सी होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव्स भी पढ़ी होगी। तो ये वेव्स का चक्कर है। ठीक है, ये कौन सी वेव्स है? नॉन मैकेनिकल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव्स है। कौन सी है? नॉन मैकेनिकल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव्स। नॉन मैकेनिकल जिसको मीडियम की जरूरत ना हो, और ट्रांसवर्स वेव जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करे, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। those waves travel perpendicular to the direction of propagation। सही है, वेव प्रोपेगेशन। तो ये जो है गामा वेव से एक्स रेज रेडियो वेव्स की तरफ जाएंगे तो इनकी वेवलेंथ बढ़ेगी, लैम्डा जो है वो इंक्रीज होगी। अगर आप लेफ्ट से गामा वेव से रेडियो वेव्स की तरफ जाएंगे तो रेडियो वेवलेंथ बढ़ेगी। अगर वेवलेंथ बढ़ेगी तो एनर्जी कम होगी, वेवलेंथ बढ़ेगी एनर्जी कम होगी, वेवलेंथ बढ़ेगी फ्रीक्वेंसी कम होगी। फ्रीक्वेंसी क्या कम होगी?
फ्रीक्वेंसी कम होगी, वेवलेंथ बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, फ्रीक्वेंसी कम तो एनर्जी कम। और अगर हम रेडियो वेव से गामा वेव्स की तरफ जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज। अगर हम रेडियो वेव से गामा वेव्स, तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है, वो है गामा वेव्स की, और सबसे कम एनर्जी किसकी है, वो है रेडियो वेव्स की। रेडियो वेव्स जो है वो जो स्टार्स है वो रेडियो वेव्स को प्रोड्यूस करते हैं, ट्रांसमीटर्स होते हैं रेडियो वेव्स के। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एक बंच है, जैसे कीज का बंच होता है, ऐसे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एक मजमुआ है, किसका? वेव्स का। ये देखो एक स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, मजमुआ है, किसका? वेव्स का। वेव्स को एनर्जी के हिसाब से, फ्रीक्वेंसी के हिसाब से और वेवलेंथ के हिसाब से रखा गया है कि फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, फ्रीक्वेंसी जो है वो कम हो रही है। देखो लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी कम हो रही है और वेवलेंथ बढ़ रही है, और जब हम राइट से लेफ्ट रेडियो वेव से गामा वेव जा रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है और वेवलेंथ जो है वो कम हो रही है। वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, वेवलेंथ कम होगी, और फ्रीक्वेंसी कम होगी तो वेवलेंथ ज्यादा। सही है? गामा वेव से रेडियो वेव्स की तरफ जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी कम तो एनर्जी भी कम, और अगर हम रेडियो वेव से गामा वेव्स की तरफ जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो एनर्जी भी ज्यादा। तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है? गामा वेव्स की। और विजिबल लाइट, अगर मैं आपसे पूछूं कि 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम किसकी है वेवलेंथ? 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम वो है विजिबल लाइट की। सही है? तो ये देखो मैंने आपको सिर्फ ये बताया, वेवलेंथ बताई, 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम किसकी वेवलेंथ है? ये कौन सी वेव है? तो आपने कहा विजिबल लाइट। कैसे पता चला? क्योंकि मैंने आपको निशान बताया, मैंने आपको स्पेक्ट्रम बताई। स्पेक्ट्रम क्या है? स्पेक्ट्रम एक क्या है? मजमुआ है, किसका? डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज का, डिफरेंट वेवलेंथ का। मैंने आपको डिफरेंट वेवलेंथ बताई, 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम, तो आपने क्या बताया? वेव बताई। कौन सी बताई? विजिबल लाइट। तो स्पेक्ट्रम क्या है? स्पेक्ट्रम एक डिफरेंट फ्रीक्वेंसी या डिफरेंट वेवलेंथ का मजमुआ है। सही है? स्पेक्ट्रम क्या है? स्पेक्ट्रम एक निशान, जैसे आपने निशान देखा तो आपने कहा साउंड, ऐसे ही आपने निशान देखा तो आपने कहा विजिबल लाइट। तो समझ में आया? सही है? अब एक टॉपिक समझो इस चैप्टर का, फिर हम इस लेक्चर को पूरा करते हैं, फिर हम मिलेंगे दूसरे लेक्चर में। एक टॉपिक पढ़ते हैं, सिर्फ ये इंट्रोडक्शन था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है क्या। सही है? आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ऐसे भी कह सकते हैं, द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड and magnetic field, the combination of oscillating electric field and oscillating magnetic field is called electromagnetic waves. सही है? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जब वाइब्रेट करती है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पैदा होती है। ये आप पढ़ेंगे, मैं आपको दूसरे लेक्चर में आपको पढ़ाऊंगा डीप में। फिलहाल मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया, ये जरूर समझना। तो टॉपिक है स्प्लिटिंग ऑफ लाइट। Splitting of light। स्प्लिटिंग ऑफ लाइट मतलब जो रोशनी है वो 7 रंगों में टूट जाना।
7 रंगों में टूट जाना, इसे हम क्या कहते हैं? स्प्लिटिंग ऑफ लाइट। व्हेन white light splits into 7 colors, when the white light pass through the prism, क्या स्प्लिटिंग ऑफ लाइट क्या है? स्प्लिटिंग ऑफ लाइट जब बीम ऑफ लाइट का मतलब होता है, एक होता है रे, जब रेस को कंबाइन करते हैं ना तो उसे हम कहते हैं बीम ऑफ लाइट। सही है? तो जब बीम ऑफ लाइट इस प्रिज्म पर गिरे, प्रिज्म क्या है? प्रिज्म एक ऑब्जेक्ट है जो रिफ्रैक्ट करता है लाइट को, जो लाइट जो रोशनी है, जो वाइट कलर की जो रोशनी है उसको कन्वर्ट कर देता है 7 रंगों में। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 रंगों में कन्वर्ट कर देता है, स्प्लिट कर देता है। जब वाइट लाइट प्रिज्म से गुजर जाए, प्रिज्म से जब वाइट लाइट गुजरे तो 7 रंगों में तब्दील हो जाए, 7 रंगों में टूट जाए। आपको पता है कि जो वाइट कलर की जो रोशनी है, आप जो ये देखते हैं रोशनी, ये असल में 7 रंगों से बनी हुई होती है। वो कौन से होते हैं? एक होता है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ये वाइट लाइट, मैंने क्या किया? वाइट लाइट, एक बीम ऑफ लाइट, वाइट कलर की रोशनी मैंने प्रिज्म एक ऑब्जेक्ट है, ये आप ऐसे एक ऑब्जेक्ट देखेंगे जिसके पास रिफ्रैक्ट सरफेस होता है, जिसके जरिए वो रिफ्रैक्ट करता है लाइट को। जब भी इस पर लाइट गिरती है ना तो लाइट मुड़ जाती है, इसके अंदर मुड़ जाती है, ऐसे गिरेंगे, ऐसे मुड़कर फिर ऐसे मुड़ जाती है। मतलब प्रिज्म क्या करता है? प्रिज्म व्हाइट लाइट को कन्वर्ट करता है, स्प्लिट करता है 7 रंगों में, इसे हम कहते हैं स्प्लिटिंग ऑफ लाइट। तो अगर आपको कोई सवाल हो इसमें तो आप पूछ सकते हैं। स्प्लिटिंग ऑफ लाइट, व्हाइट लाइट, जिसे हम कहते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। सही है? तो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा? आज के लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का इंट्रोडक्शन किया और स्प्लिटिंग ऑफ लाइट, जिसे हम कहते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट, को समझा। अगर आपको कोई भी सवाल हो तो पूछ सकते हैं, लेकिन इस लेक्चर को शेयर करें तमाम स्टूडेंट्स तक जो भी इल्म सीखना चाहते हैं और जो सपोर्ट करना चाहते हैं हमको, वो हमारे इस लेक्चर को शेयर करें ताकि हमारे लेक्चर्स, हमारे वीडियोस, हमारे जो लेक्चर्स हैं उनमें इम्प्रूवमेंट आए। इम्प्रूवमेंट मतलब ये जो कंप्लीट कोर्स हम आपको पढ़ा सकें, क्लास 3 से लेकर क्लास 10 तक पूरे पाकिस्तान में ये आप तक पहुंच सके सही तरीके से तालीम। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सी यू।